नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से बैंकिंग और नॉन बैंकिंग लाई हूँ, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हैक्स एंड ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जान ले। भारतीय प्रबंधन के अधीन पहला समिति दायित्व वाला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की स्थापना की गई। 1906 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन से कई वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। वर्ष 1909 से 17 के दौरान बैंकिंग संकट तथा पाँचवें दशक में विभिन्न राज्यों में 588 बैंकों का दिवालिया हो जाने से वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और उन पर नियंत्रण की आवश्यकता को बल मिला। इसके बाद बैंकिंग कंपनी अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ। देश के सबसे बड़े बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके 559 में इसके 7 सहयोगी बैंकों का गठन किया गया। बाद में सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी कर बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किया। फिर अप्रैल 1980 को 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसे बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण माना जाता है। 1997 में एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और अप्रैल 1998 में एम नरसिम्हम समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब आते हैं दोस्तों बैंक तथा गैर बैंक। बैंक तथा गैर बैंक क्या है, इस बारे में जानते हैं। बैंक के साथ साथ गैर बैंकिंग संस्थाएं भी अर्थव्यवस्था में कार्यरत रहती हैं। वह वित्तीय संस्थानों जो जमाकर्ताओं से विभिन्न प्रकार की जमा स्वीकार करता है, विभिन्न प्रकार के ऋण आवंटित करता है तथा अपने ग्राहकों को अपने खातों से धन की निकासी की भी सुविधा उपलब्ध कराता है, वह बैंक कहलाता है। पर वैसे वित्तीय संस्थान बैंक जैसा सारा व्यवसाय करे, लेकिन जमाकर्ताओं को अपने खातों से धन की निकासी की अनुमति नहीं देते हो, वो गैर बैंकिंग वित्त कंपनी कहलाते हैं। इस प्रकार के गैर बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न संस्था बचत खाता एवं चालू खाता का कार्य नहीं करती है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में सीबीआई एक्ट 1934 के द्वारा एक निजी बैंक के रूप में की गई थी। इसी सामान्य बैंकिंग व्यवस्था के साथ 2 अन्य कार्य भी दिए गए हैं। भारत में विद्यमान बैंकों का नियमन तथा नियंत्रण करना एवं सरकार के बैंक की भूमिका निभाना। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण, इसका 100% शेयर निजी स्वामित्व से खरीद लिया गया तथा इसे विश्व के अन्य देशों की तरह केंद्रित बैंकिंग निकाय का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही आरबीआई तकनीकी तौर पर एक बैंक नहीं रह गया, बल्कि यह बैंकों का बैंक बन गया, यानी यह सामान्य बैंकिंग कार्य नहीं कर सकता। आरबीआई राष्ट्रीयकरण अधिनियम तथा आने वाले समय की अपनी कई घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा इसे कई कार्य सौंपे गए, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला है निर्गम एजेंसी, इशू एजेंसी। यह 1 रुपये के सिक्के यानी छोटे सिक्कों को छोड़कर एवं नोट की निर्गम एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आरबीआई के इस कार्य को वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, वितरणकारी एजेंसी। आरबीआई अपने एवं सरकार द्वारा निर्मित नोटों एक सिक्के का वितरण करता भी है। तीसरा है सरकार का बैंक। आरबीआई द्वारा भारत सरकार के बैंकर का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत यह सरकार के ऋण का प्रबंध करता है, उसके द्वारा किए गए ट्रेजरी बिलों की खरीद इत्यादि का संपादित करती है। चौथा, अंतिम घड़ी का बैंक यानी बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आरबीआई देश में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों वित्तीय संस्थानों को संकट की अवधि में आर्थिक सहायता यानी ऋण स्वरूप उपलब्ध कराता है। मौद्रिक एवं साख नीति, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई द्वारा भारत की मौद्रिक नीति एवं साख नीति की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें
सामयिक परिवर्तन भी किया जाता है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति दर का स्थिरीकरण भी इसके द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति दर के बार बार उच्च स्तरीय होने की स्थिति में सरकार द्वारा स्थिरीकरण का कार्य भी सौंपा गया है। यह सरकार का एजेंट भी है। इसके अंतर्गत यह राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। विकास एवं प्रोत्साहन संबंधी कार्य भी इसे सौंपे गए हैं। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य भी सौंपा गया है, जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक एवं राष्ट्रीय आवासीय बैंक इत्यादि को प्रोत्साहन देना आरबीआई का ही कार्य है। अब आते हैं दोस्तों, मौद्रिक एवं साख नीति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी बैंक से ही संबंधित है। समय कम होने की वजह से इसे आगे बढ़ाती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। नीति में ये कहलाती है, विश्व के अन्य देशों में इसका घोषणा वहाँ के केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है, जबकि भारत की स्थिति भिन्न है। यहाँ इस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय का ही होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इच्छित स्तर के मुद्रा प्रवाह को प्राप्त करने के लिए घोषित की जाने वाली मौद्रिक एवं साख नीति में आरबीआई कई साधनों उपकरणों का प्रोत्साहन करता है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, रिपो दर, प्रतिवर्ती रिपो दर, पीएलआर इत्यादि। आइए दोस्तों जानते हैं सीआरआर, एसएलआर क्या है, बैंक दर क्या होता है, क्योंकि इसका महत्व बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। सीआरआर क्या है? नगद आरक्षण अनुपात। भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों, वो बैंक जो देशी या विदेशी दोनों हो, कि सकल जमाओं का वह अनुपात है जो उन्हें आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। इस अनुपात की मात्रा क्या होगी, इसे आरबीआई तय करती है, जो 3 से 15% के बीच हुआ करती थी। सरकार ने एक संशोधन द्वारा वर्ष 2007 में इसके निचले स्तर की सीमा को समाप्त कर दिया। अब यह 0 से 15% के बीच हो सकता है। वर्तमान में यह 4% है 2015 के अनुसार, तथा इसमें 1% की वृद्धि से भारतीय बैंकिंग उद्योग से आरबीआई की तरफ 96,000 करोड़ रुपया प्रवाहित होता है। नरसिम्हम समिति एक की सिफारिशों के बाद सीआरआर के प्रति सरकार की आम नीति सीआरआर को निम्न रखने की रही है, ताकि बैंक अधिकतम मात्रा में ऋण का आवंटन कर सके और अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जा सके, ताकि बैंक सस्ता से सस्ता कर्ज दे सके। इसलिए आरबीआई द्वारा बैंकों को उनके सीआरआर पर ब्याज देना भी प्रारंभ किया गया है। वैसे मध्य 2007 से आरबीआई ने इस पर ब्याज देना बंद कर दिया था, पर 2008 के मध्य में फिर इसे प्रारंभ कर दिया गया। अब जानते हैं एसएलआर क्या है। एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात। भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिन्हें अपने पास ही रखना होता है। यह गैर नगद भी हो सकता है। इसके स्तर को आरबीआई निर्धारित करती है, जिसे वह 25 से 40% के बीच रख सकती है। बस 2007 के संशोधन के बाद अब इसके न्यूनतम होने की कोई सीमा नहीं रह गई है। इसके बाद सरकार द्वारा भारत में बैंकों को एसएलआर को 24% कर दिया गया, जो अक्टूबर 1997 से 25% था। लेकिन बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था से मुद्रा का प्रचलन को कम करने के लिए 2009 की अंतिम तिमाही से इसे पुनः 23% कर दिया गया, जो वर्तमान में 21.5% है। ये जुलाई 2015 के अनुसार ये निर्धारित किया गया है। दोस्तों अब जानते हैं बैंक दर क्या है। बैंक रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों यानी सरकारों, सरकारी कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि को दीर्घावधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है, बैंक दर कहलाती है। बैंक द्वारा आवंटित विभिन्न प्रकार के ऋणों की ब्याज दरों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में यह 8.25% है। रिपो दर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसे रिपो दर कहते हैं, जो अपनी 7.25 है। वास्तव में यह पुनर्खरीद दर
का लघु रूप है, जिसे पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्कटौती दर यानी रेट ऑफ डिस्काउंट कहा जाता है। अब जानते हैं दोस्तों प्रतिवर्ती रिपो दर क्या है, यानी रिवर्स रेपो रेट। वह ब्याज दर जो आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के ऋणों पर देता है, प्रतिवर्ती रिपो दर कहलाती है, जो वर्तमान में 6.25% है 10 जुलाई 2015 के अनुसार। MFS क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नामक नई सुविधा को आरबीआई द्वारा मई 2011 से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत देश में कार्यरत बैंक तरलता की कमी की स्थिति में सीधा आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं। ली गई कर्ज की मात्रा बैंकों के लिए मांग एवं सावधिक जमाओं की मात्रा के 1% हो सकती है। बैंकों का इस सुविधा के अंतर्गत आरबीआई से जो ऋण प्राप्त करता है उस पर ब्याज की दर तत्कालीन रिपो दर से 1% अधिक होती है। आइए दोस्तों जानते हैं PLR क्या है। प्रधान ब्याज दर जिसे कहते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। बैंकों द्वारा प्रावधानित वह ब्याज दर है जिसके नीचे उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र को ऋण आवंटित नहीं किया जाता। यूरोप एवं अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसे बेंचमार्क रेट भी कहा जाता है। वर्ष 1994 तक सामाजिक क्षेत्रीय बैंकों के PLR की घोषणा आरबीआई द्वारा की जाती थी, जो सभी के लिए एक ही होता था, लेकिन इसके बाद आरबीआई द्वारा PLR को विनियंत्रित कर दिया गया तथा सभी बैंक अपने अपने व्यक्तिगत PLR की घोषणा करने लगे। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा इन बैंकों को PLR के नीचे के ब्याज दर पर भी ऋण आवंटित करने की अनुमति दे दी गई, बशर्ते कि ऋण की राशि 2 लाख से कम नहीं हो। अब जानते हैं दोस्तों BPLR क्या है। BPLR PLR का ही नया रूप है, नया नाम है। किसी बैंक द्वारा पिछले वर्ष में अपने PLR के नीचे जिस न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण आवंटित किया गया वह उसका आधारित प्रधान ब्याज दर है। बैंकों के ऋण आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इस व्यवस्था की घोषणा वित्त वर्ष 2004-05 में की गई। मार्च 2010 में सरकार आरबीआई द्वारा बैंकों के BPLR को ही उनका नया PLR होने की घोषणा कर दी। पर जुलाई 2010 से आरबीआई द्वारा बेस रेट लागू किया गया। PLR और BPLR को हटाकर बेस रेट नए रूप में लाया गया। अब बेस रेट क्या है दोस्तों जानते हैं। वर्ष 2011-12 में आरबीआई द्वारा PLR एवं BPLR के प्रावधानों को समाप्त कर बेस रेट की अवधारणा लाई गई, जिसे संबंधित बैंक घोषित करते हैं तथा इसी के सभी ऋण के ब्याज तय होते हैं। इस प्रकार पहले से विद्यमान PLR और BPLR की अवधारणा अब समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में यह दर 9.75 से 10% है 10 जुलाई 2015 के अनुसार। ओके दोस्तों, आज इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।